वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का मैं जो क्लास लेके आया हूँ, जो मेटल्स धातु और अधातु आपके नेवी एमआर के सिलेबस में है। तो अभी तक मैंने नेवी एमआर का जो साइंस है उसको 80% उसका सिलेबस कवर कर चुका हूँ। ओनली 4 चैप्टर बाकी है, जो कि आने वाले 4 दिन में ही ख़त्म करा दूंगा। तो यदि आप लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट क्लास को नहीं देखा हो तो कॉन्सेप्ट क्लास को ज़रूर देखिए। कॉन्सेप्ट के बाहर आपके एग्ज़ाम्स नेवी एमआर में एक भी क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। और मैंने अभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए इतना अच्छा प्रिपरेशन कराया हो कि एग्ज़ाम आने के पहले तक ही मैं पूरा सिलेबस कवर करके डायरेक्ट प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट से ज़रूर ऐड हो जाइएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो है मेटल्स, जो पहला ऑप्शन है, पहला क्या, जब हम एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करते हैं तो वो 3 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धातु, फिर नन अधातु और एक उपधातु। तो चलिए इन तीनों के बारे में अब आगे जानते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं। चलिए, मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्शन मर्करी विच इज लिक्विड एट टेम्परेचर आर नॉर्मली हार्ड. They have luster, high melting point and boiling point and also good conductor of electricity and heat. एग्जाम्पल है जो मेटल्स का आयरन है, कॉपर है, गोल्ड एंड जिंक ETC जो एग्जाम्पल है। धातु ठोस होते हैं। अपवाद, पारा जो कमरे के तापमान पर तरल रहता है, ये याद रखिएगा, पारा जो कमरे के तापमान पर तरल रहता है, यह सामान्यतः कठोर होते हैं, उनमें चमक होती है तथा उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। यह विद्युत और ऊष्मा के अच्छे सुचालक भी होते हैं। उदाहरण लोहा, कॉपर, सोना और जिंक आदि। यानी मेटल्स क्या होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के अच्छे सुचालक भी हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, जब मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। और कुछ जो एग्जाम्पल्स है, लोहा, कॉपर, सोना और जिंक आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धातु के बारे में आप लोगों ने जाना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटल्स यानी अधातु। नन मेटल्स आर द एलिमेंट विच प्रॉपर्टी अपोज टू द दोज ऑफ मेटल्स, यानी इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेटल के विपरीत है। दे आर फाउंड इन स्टेट ऑफ मैटर्स, दे डू नॉट पोजेस लस्टर। एक्सेप्शन आयोडीन है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन ग्रेफाइट को छोड़ के जो नन मेटल्स है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड दे आर नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो ये सब एग्जाम्पल्स है अधातुओं के। तो चलिए हिंदी में देखते हैं। अधातुएं धातुओं के विपरीत गुण वाले तत्व हैं। ये पदार्थ के सभी रूप में पाए जाते हैं, उनमें चमक नहीं होती है। आयोडीन जो है उसमें चमक होती है, इसलिए यह अपवाद है। यह विद्युत के कुचालक होते हैं। मेटल्स जो है विद्युत के सुचालक होते हैं, नन मेटल्स विद्युत के कुचालक होते हैं। अपवाद, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट एक ऐसा नन मेटल्स है, एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। बाकी अधातु जो है वो विद्युत के कुचालक होते हैं और वे लचीले और तन्य नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। उदाहरण क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। तो अब जो जानते हैं मेटल्स के बारे में, हैलोजन जो है, Halogen are highly reactive elements and therefore do not exist in free state but exist only in combined form. Halogen अत्यधिक अभिक्रियशील तत्व है, इसलिए वे मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं है बल्कि केवल संयुक्त रूप में मौजूद है। Halogen have highest electron infinity so they act as a strong oxidizing agent. हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध होता है ताकि वे मजबूत ऑक्सीकरण घटक के रूप में कार्य कर सके। देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। उनकी ऑक्सीकरण शक्ति फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ घटती है। जैसे याद होगा आपको, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, तो वो जो नीचे आयोडीन के तरफ जाएगा तो उसका जो होगा क्या होगा, शक्ति, ऑक्सीकरण शक्ति घटते जाएगी, यानी ऊपर की तरफ इसका ऑक्सीकरण शक्ति ज़्यादा रहती है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। फिर अब जानते हैं क्लोरीन के बारे में। Chlorine always present in combined state in nature in the form of chlorides.
क्लोरीन हमेशा संयुक्त अवस्था में प्रकृति में क्लोराइड के रूप में मौजूद होता है। क्लोरीन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई सेले बाई द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्लोरीन की खोज पहली बार सीले द्वारा मैग्नीज डाइऑक्साइड पर हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराकर की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है क्लोरीन इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग घटक के रूप में किया जाता है, यह आपको पता है। यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक कीटाणुनाशक और ऑक्सीकरण घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। नेक्स्ट है आयोडीन के बारे में जानते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक एंड टिक्शन ऑफ आयोडीन। इसका प्रयोग आयोडीन टिक्चर को एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, आयोडीन का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्या है? यूज इन क्योर ऑफ गोइटर और गोइटर, घेंघा रोग में इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। आयोडीन जो है घेंघा रोग के इलाज में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टन स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू, स्टार्च को नीला विलयन में बदलता है। स्टार्च को नीला विलयन में कौन बदलता है? तो आयोडीन बदलता है। अब आइए नोबेल गैसेस के ऊपर। अब अक्रिय गैसेस, इट बिलोंग्स टू 18th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये 18वें ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कहाँ? पीरियोडिक टेबल के। ये आवर्त सारणी के 18वें समूह से संबंधित है। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है एंड रेडॉन आर नोन एज इनर्ट गैसेस और नोबेल गैसेस। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन आर नोन एज द इनर्ट गैसेस और नोबेल गैसेस। चलिए ये तो बता दिया मैंने। अब क्या है? दे आर ऑलवेज फाउंड इन द फ्री स्टेट बट रेडन इज नॉट प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। यह हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रेडॉन प्रकृति में मौजूद नहीं है, याद रखिएगा। एक्सेप्ट रेडॉन बिकॉज रेडॉन इज हेवीएस्ट गैस। रेडॉन क्या है? सबसे भारी गैस है। सभी सक्रिय गैस वायुमंडल में मौजूद है। ऑल इनर्ट गैसेज आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। दिस एलिमेंट हैव कम्प्लीटली फील्ड वैलेंस सेल एंड सो दिस डू नॉट फॉर्म केमिकल बॉन्ड। इन तत्वों में पूर्ण रूप से रासायनिक संयोजन सेल भरा है, इसीलिए यह रासायनिक बंधन नहीं बनाते हैं। कौन नहीं बनाते हैं? नोबल गैसेज जो है वह रासायनिक बंधन नहीं बनाते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इन द एटमॉस्फेयर आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैसेज बट इन द यूनिवर्स हीलियम इज द मोस्ट अबंडेंट गैसेज। वायुमंडल में आर्गन सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस है, लेकिन ब्रह्मांड में हीलियम सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद है। यदि वायुमंडल में पूछा जाए तो सबसे अक्रिय गैस आर्गन है, और यदि ब्रह्मांड में पूछा जाए तो हीलियम सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद है। द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इज यूज एज आर्टिफिशियल ब्रीथिंग ऑफ अस्थमा पेशेंट एंड बाई सी डाइवर्स। अस्थमा रोगियों और समुद्र चालकों द्वारा हीलियम और ऑक्सीकरण के मिश्रण प्रयोग कृत्रिम सांस के रूप में किया जाता है। तो हीलियम का प्रयोग आप लोग देख लिए। चलिए आगे चलते हैं। हीलियम इज लाइट एंड नॉन इनफ्लेमेबल, यूज्ड इन बैलून एंड वेदर इंडिकेटर। हीलियम हल्का और अज्वलनशील है, इसीलिए गुब्बारे एवं मौसम सूचक आदि में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैलून में हीलियम क्यों भरा जाता है? तो हीलियम जो है हल्का है। नियॉन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज लैम्प एंड साइन फॉर द एडवर्टाइजिंग पर्पस। विसर्जन लैंप और विज्ञापन में संकेतों के उद्देश्य हेतु नियॉन का उपयोग किया जाता है। कहीं भी कोई विज्ञापन बैनर लगा रहता है जो उसमें लाइट टाइप की रहती है, उसमें नियॉन यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जेनॉन का बात करते हैं। जेनॉन इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस एंड कंबाइंड मिक्सचर ऑफ जेनॉन एंड क्रिप्टॉन इज यूज इन हाई इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक फ्लैश ट्यूब्स। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है और उच्च तीव्रता वाले फोटोग्राफिक फ्लैश ट्यूब में जेनॉन और क्रिप्टॉन के संयुक्त मिश्रण का उपयोग किया जाता है। रेडॉन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के इलाज में एक लेप को तैयार करने के लिए रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। यानी कैंसर के इलाज में नोबेल गैसेस में रेडॉन का प्रयोग किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। अ मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। विद्युत बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो होता है विद्युत में आर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्रिप्टॉन इज
यूज इन हाई इफिशियंसी माइनर कैप्स लैम्प, उच्च दक्षता वाले खनिज की टोपी के प्रकाश के रूप में क्रिप्टन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब थोड़ा मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ लीजिए। उप धातु जिसको बोला जाता है, दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नल मेटल्स, मतलब इसमें मेटल्स के भी प्रॉपर्टी रहेगी, इसमें नन मेटल्स भी के भी प्रॉपर्टी रहेगी। इसके पास धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। 6 कॉमनली नोन मेटलॉइड्स आर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलेरियम। आमतौर पर ज्ञात 6 उपधातु है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। तो आमतौर पर यह 6 धातु कौन कौन सी है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेमनी, एंटीमनी और टेलुरियम। चलिए आगे चलते हैं और उपधातु के बारे में। मेटलॉइड्स आर देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलॉइड्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स, फ्लेम्स रिटार्डेंट्स, ग्लासेस, ऑप्टिकल स्टोरेज। मिश्र धातु, जैविक घटकों, अग्निरोधी चश्मा, ऑप्टिकल भंडारण के निर्माण में उपधातु और उनके यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। अब मेटल्स के बाद अब पढ़ते हैं क्या नन मेटल्स के बारे में। महत्वपूर्ण जो अधातु है, ऊपर मैंने जो बताया वो सब क्या थे, वो सब मेटल्स के बारे में बताया, नोबल गैसेस में जो मेटल्स में थे। अब कार्बन के बारे में बताते हैं जो कि उपधातु है। कार्बन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कार्बन आवर्त सारणी के 14 ग्रुप से संबंधित है। कार्बन ऑकर्स इन बोथ इन द फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। कार्बन मुक्त अवस्था एवं संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कार्बन हैज़ 2 क्रिस्टलाइन एलोटोप्स, डायमंड एंड ग्रेफाइट। कार्बन 2 स्पष्ट अपरूप होते हैं जो क्या होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट। चलिए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूप क्या क्या है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायमंड, हीरा, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और यह विद्युत का कुचालक है। तो ये पॉइंट्स जो है ये सब याद करते चलिए। डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, मतलब कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप है वो हीरा है, ना कि ग्रेफाइट। चलिए यूज इन मेकिंग ऑफ ज्वेलरी एंड कटिंग ग्लास। इसका उपयोग आभूषण बनाने और कांच काटने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन का। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इम्पोर्टेंट नन मेटल्स यानी महत्वपूर्ण अधातुओं के बारे में है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इट्स एन एक्सेप्शन, इसका एक एक्सेप्शन है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट नन मेटल्स गुड कंडक्टर नहीं रहते हैं, वो बैड कंडक्टर रहता है। बट इसमें एक अपवाद है, मतलब कोई चीज़ जो अलग हट के है तो ग्रेफाइट अपने नन मेटल्स के में से हट के है। तो याद रखिएगा यह एक अपवाद है, यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है, ना कि गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर नहीं है। नन मेटल्स होते हुए भी यह गुड कंडक्टर है। यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ मॉडरेटर, परमाणु रिएक्टर में इसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेसिकली यही क्वेश्चन आता है कि ग्रेफाइट से कि मंदक के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है, तो वह ग्रेफाइट को किया जाता है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्या है? आगे है कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, न्यूट्रल एंड हाईली पॉइजनस गैस इन नेचर। यह प्रकृति में रंगहीन, गंधहीन, तटस्थ इत्यादि जहरीली गैस के रूप में पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोहीमोग्लोबिन विच इज नॉट स्टेबल टू ऑब्जॉर्ब ऑक्सीजन, एज रिजल्ट लीड्स टू सफोकेशन। यह हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करती है कर कार्बोलॉक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होता। परिणाम स्वरूप घुटन महसूस होने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वुड फायर और कोल फायर इज अ क्लोज्ड रूम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विच लीड्स टू द डेथ ऑफ द पर्सन इन द रूम। एक बंद कमरे में लकड़ी की आग या कोयले की आग से कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, जिससे बंद कमरे में दम घुटने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। मतलब लकड़ी की आग या कोयले की आग से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जिसके बंद कमरे में दम घुटने से मौत हो जाती है। दम घुटने का आग में जो आग लग जाता है
तो दम घुटने का मेन कारण यही है, याद रखना चाहिए आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है जिससे बंद कमरे में मनुष्य की दम घुट जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, ना कि जलने से बहुत कम जाए इसी से मौत होती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑकर्स इन द एयर एक्सटेंट। यह वायु में 0.03% तक मौजूद है। ये एयर में इतना प्रतिशत तक मौजूद है। चलिए आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट नल मेटल्स में सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे टेस्ट पेपर में भी मैंने कराया था, सॉलिड CO2 इज नोन एज शुष्क बर्फ कहा जाता है। ड्राई आइस इज यूज्ड इन द ट्रांसफर ऑफ पेरिशेबल फूड मटेरियल्स इन इट इज प्रोवाइड द कोल्ड इनर्ट एटमॉस्फेयर विच हेल्प्स इन किलिंग बैक्टीरिया फंगी etc। शुष्क बर्फ का उपयोग नष्ट होने वाले खाद्य सामग्री के परिवहन में किया जाता है, क्योंकि यह ठंड और निष्क्रिय वातावरण प्रदान करता है जो जीवाणु कवक इत्यादि को मारने में मदद करता है। आप लोग देखे होंगे मछली जो होती है बहुत दूर दूर से उसका सप्लाई होता है और उसमें ठोस जो मतलब उसमें जो बर्फ़ रख के भेजा जाता है ताकि उसमें जीवाणु कवक इत्यादि पैदा ना हो तो वो मार दे, इसीलिए बर्फ़ का उपयोग करते हैं। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि बर्फ़ का उपयोग करते हैं। मॉर्ग में भी कहीं कहीं यदि ज़्यादा दिन तक डेड बॉडी रखा जाए तो बर्फ़ का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे सामानों में आप अपना घर का फ्रिज ले लीजिए, पर उसमें वो नहीं पाया जाता है। CO2 ठोस रूप में नहीं रहता है, बट उसमें भी एक बर्फ़ तो जमता है ना आपका डीप फ्रिज में, तो वो एक ड्राई आइस के रूप में ही है। वो भी आपका खाना को ख़राब होने से बचाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के निर्माण हेतु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कार्बाइड्स आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ मेटल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कार्बाइड विद्युत नकारात्मक तत्व या धातु के साथ कार्बन का यौगिक है, कार्बाइड्स। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन ऑकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ सैंड बट नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। सिलिकॉन प्रकृति में रेत के रूप में होता है लेकिन मुक्त अवस्था में कभी नहीं पाया जाता है। रेत के रूप में पाया जाता है लेकिन मुक्त अवस्था फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है कभी भी सिलिकॉन। दिस इज ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट विच ऑल्सो एग्जिबिट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलोट्रॉपी। यह एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है बट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एग्जिबिट करती है एलोट्रॉपी में। यह एक अधातु तत्व है जो अपरूपता की विशेषता को भी प्रदर्शित करता है। तो सिलिकॉन एक अधातु है लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है किसका, एलोट्रॉपी का भी। चलिए, और ये सैंड में पाया जाता है और फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है सिलिकॉन, इसकी ये खासियत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन। सिलिकॉन जो है सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है आफ्टर ऑक्सीजन के बाद। ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी की भू प्रकृति में यह दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। वो क्या है, सिलिकॉन। यूज्ड एज ए सुपर कंडक्टर इन मेकिंग कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप बनाने में इसका प्रयोग अति चालकता के रूप में किया जाता है। पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर या कंप्यूटर में जो चिप्स बनते हैं उसमें बेसिकली क्या रहता है, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा सिलिकॉन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा। तो आपको याद रखना होगा, तो सिलिकॉन उसका सही जवाब होना चाहिए। एक यहाँ नोट का बात है, ये नोट का बात भी नोट करते चलिए। जब किसी पदार्थ को 0 डिग्री केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध पूर्णतः शून्य प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है। उनके इस गुण को अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सिलिकॉन के बारे में ही। सिलिकॉन कार्बाइड इज आर्टिफिशियल डायमंड कॉल्ड कार्बोरंडम। सिलिकॉन कार्बाइड एक कृत्रिम हीरा है जिसे कार्बोरंडम कहा जाता है। ये क्या है, एक आर्टिफिशियल डायमंड है, मतलब ये
डायमंड खुद से नहीं बना, यह आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है और इसका नाम है कार्बोरंडम। सिलिका इज ऑल्सो कॉल्ड द सैंड विच एग्जिस्ट मोस्ट अबेंडेंट इन द सॉलिड स्टेट इन नेचर एंड यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास एलिमेंट। सिलिका को रेत भी कहा जाता है जो प्रकृति में ठोस स्थिति में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद है और कांच, सीमेंट आदि के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। तो सिलिका का बेसिकली उपयोग कहाँ किया जाता है? कांच में, सीमेंट में आदि में प्रयोग किया जाता है और ये प्रकृति में ठोस यानी सॉलिड में प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ SiO2। क्वार्ट्ज SiO2 का एक क्रिस्टलीय रूप है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट अबाउट 78% वॉल्यूम, वायु की महत्वपूर्ण घटक जिसका आयतन 78% है। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया एंड अदर नाइट्रस कंपाउंड। नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया और अन्य नाइट्रोजन यौगिक के निर्माण में प्रयुक्त होता है क्या? नाइट्रोजन। एज ए रेफ्रिजरेंट इन लिक्विड फॉर्म, द्रव के रूप में शीतलतक का कार्य करता है कौन? नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट मेटालर्जिकल ऑपरेशन, विभिन्न धातु शोधन संबंधी संचालन में एक निष्कर्षीय वातावरण प्रदान करता है कौन? नाइट्रोजन। यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन द फूड पैकिंग, खाद्य पैकिंग में एक संरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन गैस इज इसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन गैस आवश्यक है। प्रोटीन संश्लेषण जो होता है उसमें नाइट्रोजन का गैस इसेंशियल है, यानी आवश्यकता है, उसका आवश्यक है जरूर। आगे क्या है? आगे अमोनिया के बारे में। ये नाइट्रोजन के यौगिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है कौन? अमोनिया। और इसे कैसे बनाया जाता है? प्रिपेयर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस, हैबर की प्रक्रिया से अमोनिया को तैयार किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशन इन एल्कलाइन इन नेचर। अमोनिया जो होता है यह जल में घुलनशील और इसके जलीय घोल प्रकृति में क्षारीय है। यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड एक्सप्लोसिव, रेफ्रिजरेटर, उर्वरक और विस्फोटकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है अमोनिया। विस्फोटकों में भी प्रयुक्त होता है। विस्फोटक मतलब बम बारूद जो बनता है उसमें अमोनिया की मात्रा जरूर रहती है। नाइट्रस ऑक्साइड यूज इज एज लाफिंग गैस। तो ये क्वेश्चन मैंने सेट्स में भी आपको कराया है। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग हास्य गैस के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है इन प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल सेल, कृत्रिम रेशा को तैयार करने में भी एमोनिया का यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं। इन विस्फोटकों को तैयार करने में तो ऊपर ही बताया था कि इन प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव मतलब विस्फोटक को तैयार करने में भी इसका उपयोग किया जाता है एमोनिया का। नेक्स्ट है फॉस्फोरस के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, दैट इज़ वाई इट डज नॉट ऑकर इन फ्री स्टेट। यह अत्यधिक अभिक्रियशील धातु है, यही कारण है कि यह मुक्त अवस्था में नहीं होता है। फॉस्फोरस इज एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स, टीथ, ब्लड, नर्व्स एंड टिश्यू। फॉस्फोरस हड्डियों, दांतों, रक्त तंत्रिकाओं और ऊतकों का एक महत्वपूर्ण क्या है? घटक है। क्या है? घटक है। हड्डियों, दांतों, रक्त तंत्र पूछा जाता है कि हड्डियों में फॉस्फोरस पाया जाता है कि नहीं, तो पाया जाता है। याद रखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है एग्जाम्स में। अब एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस को देखते हैं। फॉस्फोरस के कुछ अप्रूव है। एक वाइट फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस है और ब्लैक फॉस्फोरस है। चलिए आगे चलते हैं। रेड फॉस्फोरस के बारे में जानते हैं। रेड फॉस्फोरस इज यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री। माचिस उद्योग में लाल फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। वाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस। श्वेत प्रकाश लाल फॉस्फोरस से अधिक अभिक्रियशील होता है। ब्लैक फॉस्फोरस यूज एज ए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के रूप में ब्लैक फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है बोन कंटेंस 80% फॉस्फोरस। तो क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली आता ही आता है, हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है? 80%। ये प्रतिशत तो नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा हड्डियों में क्या पाया जाता है। तो कुछ ऑप्शन रहेंगे उसमें फॉस्फोरस भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्सीजन के बारे में भी जानते हैं। ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन 2 एलोटॉप्स फॉर्म दैट इज द मोस्ट स्टेबल डायमेट्रिक फॉर्म एंड इन लेस स्टेबल ट्रायमेट्रिक फॉर्म ओजोन। ऑक्सीजन 2 अपरूप में मौजूद है, सबसे स्थिर द्विपरमाणु क्रब के रूप में यानी डाई एटॉमिक फॉर्म में, और कम स्थिर यानी कम स्थिर रहेगा ट्राई एटॉमिक फॉर्म त्रिपर परमाणु क्रब के रूप में ओजोन है। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन बट इट इज नॉन इम्प्लेलेबल। ऑक्सीजन दहन में सहायक होता है लेकिन अज्वलनशील है, मतलब ये दहन में सहायक प्रदान करती है बट क्या है, यह एक अज्वलनशील है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन डिजॉल्व इन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन ऑक्सीहेमोग्लोबिन के रूप में रक्त में घुल जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन मिक्स्ड विथ फ्रेशली डिवाइडेड कार्बन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ डायमेटिक इन कोल माइनिंग। कोयला खनन में डायनामाइट के स्थान पर अब द्रव ऑक्सीजन को विभाजित कार्बन के साथ मिश्रित कर उपयोग में लाया जाता है। यानी कोयला खनन में डायनामाइट के स्थान पर अब द्रव ऑक्सीजन को विभाजित कार्बन के साथ मिश्रण करके उपयोग में भी लाया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ओजोन इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज फ्रॉम द सन ऑन ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्ट्स द लिविंग बींग्स बाय नॉट अलाउइंग यूवी रेज टू रीच द अर्थ। ओजोन ऑक्सीजन पर पड़ने वाली सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों क्रिया द्वारा गठित होता है और पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी तक पहुंचने से रोककर सजीवों को सुरक्षा प्रदान करता है। यही यदि ओजोन लेयर नहीं रहे और डायरेक्ट किरणें आए तो इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है आपको पता है? स्किन कैंसर हो सकता है। यदि आपको ओजोन लेयर यदि कमज़ोर हो जाए या उसमें ज़्यादा छेद हो जाए ओजोन लेयर में तो स्किन कैंसर का खतरा बनता है। और ये क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेस को ये मतलब डायरेक्ट आने से रोकता है, मतलब जिससे सजीवों को सुरक्षा प्रदान करता है बेसिकली ओजोन लेयर। ओजोन इज यूज एज जर्मिसाइड एंड डिसइंफेक्टेड। तो ओजोन का उपयोग कहाँ होता है? जर्मिसाइड एंड डिसइंफेक्टेड फॉर स्टरलाइजिंग वाटर एंड डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओजोन को पानी को निर्जलित करने और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में स्वसंयोजक बंधन की स्थिति का पता लगाने हेतु जीवाणुनाशक और कीटाणुनाशक के रूप में भी प्रयोग होता है। यानी ओजोन जो है जीवाणुनाशक और कीटाणुनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, सल्फर के बारे में भी पढ़ा जाए। सल्फर ऑकर्स इन द फ्रीज स्टेट इन वॉल्केनिक एरियाज। सल्फर ज्वालामुखीय क्षेत्रों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सल्फर 5 अपरूप में मौजूद होता है। सल्फर एग्जिस्ट इन 5 एलोट्रोपिक फॉर्म। सल्फर यूज्ड इन रबर इंडस्ट्री फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर उद्योग में गंधकपूर्ण रबर के निर्माण हेतु सल्फर का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए कुछ बातें जो कि एग्जाम्स में नहीं आएगा बट आपको जानना ज़रूरी है, यहाँ तक पढ़े हो तो। वल्कनीकरण वल्कनाइजेशन नाम की एक प्रक्रिया की खोज जिसमें ऊंचे ताप और दबाव का इस्तेमाल करके रबर के साथ गंधक मिलाई जाती है। सल्फर एसिड H2SO4 इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रोल और मेकिंग किंग ऑफ केमिकल्स। सल्फ्यूरिक अम्ल को तूतिया या रसायनों का सम्राट के रूप में जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपके लिए बन गया। क्या सल्फ्यूरिक जो अम्ल है उसको तूतिया या रसायनों का सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय 2 प्रोसेस, लीड चेंबर प्रोसेस एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल 2 प्रक्रियाओं लीड चेंबर प्रक्रिया और संपर्क प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो यह मेटल्स और नॉन मेटल्स जो था इसका पूरा चीज़ मैंने
तो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है इसका पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज सारे चीज़ को कवर किया एंड अच्छे से बताया। तो आप लोग ज़रूर बोलिए कि आपको ये वीडियो और क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो नेवी एमआर की प्रिपरेशन करता है। एंड यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रा लिख दीजिए कि सर पीडीएफ चाहिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने बंदे ये क्लास करते हैं, कौन सीरियस है, देखते हैं, थोड़ा पता तो चले किसको किसको पीडीएफ चाहिए एंड कौन ये क्लास पूरा देखा है, इससे ये बातों का पता चलता है। तो तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जिसने पीडीएफ मांगा तो समझिए वो क्लास देखता है एंड उसको पीडीएफ जरूर दे दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।